श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे विवाह मुहूर्त पर। विवाह मुहूर्त कैसे निकालें। वर्तमान समय में कुछ पद्धतियों में भेद लाते जा रहे हैं विद्वान लोग, परंतु वस्तुतः भेद होना नहीं चाहिए। इसमें कुछ व्यक्ति गुरु शुक्र के लोभ में भी विवाह मुहूर्त को प्रशस्त मानते हैं। अर्थात गुरु लोभ हो तो भी विवाह कर सकते हैं, शुक्र लोभ हो तो भी विवाह कर सकते हैं। यदि गुरु और शुक्र दोनों एक साथ लोप हों तो विवाह न करें, ऐसा मत प्रचारित कर रहे हैं और विभिन्न छुटपुट ज्योतिष का मत देकर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। गुरु यदि दुर्बल हुआ तो उसमें विवाह होने वाली कन्या को पति सुख प्राप्त होने में व्यवधान आएंगे, और शुक्र यदि दुर्बल हुआ तो उस पुरुष को या लड़के को जिसका विवाह हो रहा है उसको पत्नी सुख में व्यवधान आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु या शुक्र दोनों में से एक कोई भी लोभ है यानी अस्त हैं तो भी शुभ विवाह नहीं किया जा सकता है। परंतु कुछ पंचांगकर्ता अब ये गुरु शुक्र के अस्त में भी विवाह मुहूर्त देने लगे हैं। हमारे शास्त्रों में कई गलियां निकाली गई हैं, जैसे एकादशी का व्रत करने वाला नरक में नहीं जाता है। तो साहब एकादशी का व्रत कैसे करें कि साहब दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को बिल्कुल कुछ नहीं खाना, मुंह में कुछ नहीं जाए, और द्वादशी को एक समय भोजन करना। तो साहब इससे नहीं रहा जाए तो दशमी को भी 2 टाइम भोजन कर लो, द्वादशी को भी 2 टाइम भोजन कर लो। फिर भी नहीं रहा जाए तो एकादशी को पानी पी लो और फलाहार कर लो, पानी तो पीते ही हैं। दूध पी लो, दूध से नहीं रहा जाए तो फलाहार कर लो, फलाहार से नहीं रहा जाए तो 2 टाइम फलाहार कर लो। फिर भी नहीं रहा जाए तो अच्छी खिचड़ी वगैरह बना के खा लो। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे न रहा जाए तो उसका उपाय बताते गए। गलियों में गली निकाली गई है, परंतु शाश्वत सत्य बात जो है वो शुद्धता की होती है, परंतु ऐसा करते नहीं है। अब मैं बताता हूँ जो श्री भादो माता पंचांग है हमारा, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सारे विवाह मुहूर्त और सभी प्रकार के मुहूर्त स्टैंडर्ड ही दिए जाते हैं। ऐसे ही पंचांग हैं, निर्णय सागर पंचांग में भी स्टैंडर्ड मुहूर्त दिए जाते हैं जो निम्मत से प्रकाशित होता है, जोधपुर के अक्षांश रेखांश के आधार पर बनता है, और श्रीधर शिवलाल पंचांग है जो जोधपुर के अक्षांश रेखांश पर आधारित है और प्रकाशित होता है अजमेर के पास से। तो हम ये कह सकते हैं कि मुहूर्तों में, विवाह मुहूर्तों में स्टैंडर्ड के पंचांग का ही उपयोग करना चाहिए। अब एक बात आती है कि लग्न केंद्र में
सप्तम रहित केंद्र में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वो सकल दोष दूर कर देता है। और फिर चाहे लग्न में केतु हो, सप्तम में राहु हो, विवाह के लग्न की बात कर रहे हैं हम, तो भी विवाह कर सकते हैं। तो क्या चतुर्थ में बैठा हुआ गुरु, माना गुरु चौथे में बैठा है, तो क्या वो सप्तम में बैठे हुए राहु का परिहार कर देगा? नहीं करेगा। इसलिए हमें ऐसे विवाह, ऐसे लग्न में फेरे कदापि नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। श्री भादोमाता पंचांग संवत 2077 का है और इसके पृष्ठ क्रमांक 15 पर एक विवाह मुहूर्त दिया गया है, जिसको मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ। ये लग्न पड़ता है हमारा वैशाख शुक्ल पक्ष 11 सोमवार। ऐसा एक लाइन दी रहती है, वैशाख शुक्ल पक्ष 11 सोमवार, 11 सोमवार में दिनांक आता है 4 मई 2020, दिनांक 4/5/20। इसको भी अंग्रेजी फिगर में कर देता हूँ मैं, देखिए ये। और उसके बाद इसका नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। इसके सामने आती है रेखा 8, ये रेखा है 8 है। इसके बाद इसी लाइन में आगे चलते हैं, तो मैं जो उदाहरण देना चाह रहा हूँ उसमें हस्त नक्षत्र पड़ेगा, उत्तरा फाल्गुनी दिन में है। हम ले लेते हैं हस्त, ये हस्त लिया, हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में भी रेखा 7 पड़ेगी इसमें। अब रेखा 7 है तो उसमें 2 अवग्र हैं, इसको एस नहीं कहते हैं, अवग्र कहते हैं। अवग्र हैं 2। उसके बाद 3 रेखा है, 3 रेखा के बाद 1 अवग्र है और 4 रेखा है। तो ये देखिए 4 और 3 7, इसलिए यहाँ 7 रेखा लिखी जाती है। इसके आगे जो दिया है वो चंद्रमा है, चंद्र काय का है, कन्या का है, यहाँ कन्या का चंद्र लिखा है। फिर सूर्य है, वो सूर्य कौन सी राशि पर चल रहा है 4 मई को? मेष राशि पर। और यहाँ दिया है गुरु, वो कौन सी राशि पर? मकर राशि पर। ये एक लाइन अभी लगातार चल रही है। फिर इसमें आगे आता है विवाह मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, विवाह लग्न, मुहूर्त नहीं, विवाह लग्न, विवाह लग्न। इसमें पड़ेगा हस्त में 12 मीन रात्रि, 12वां मतलब मीन, और ये रात का है तो रात्रि। रात्रि मीन लग्न है 3/19 से 4/48, 3/19 से 4/48। इसके बाद इसमें लिखा है चंद्र 7 शुक्र 3, चंद्र 7 शुक्र 3, चंद्र 7 शुक्र 3, राहु 4 पूज्य, राहु 4 पूज्य। फिर लिखा है तिथि क्षय चावल अनुदान से परिहार, तिथि क्षय चावल अनुदान से परिहार। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। हम इसकी विवाह की एक कुंडली बना लेते हैं।
विवाह की कुंडली बनाते हैं तो देखिए मीन लग्न है तो मीन लग्न की एक कुंडली बना लेते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली बनी। इसमें सूर्य हमारा मेष पर है, चंद्र हमारा कन्या पर है और बाकी ग्रहों को भी मैं स्थापित करके बता देता हूं। बाकी ग्रह में मंगल आपका अभी बदला है, 11 को ही कुंभ पर आया है, वो 20:39 से कुंभ पर आ चुका है। हमारे लग्न रात्रि के हैं तो मंगल कुंभ पर। मंगल के बाद बुध 1 पर आएगा, ये बुध 1 पर। गुरु को लेते हैं तो गुरु 10 पर आएगा। शुक्र को लेते हैं तो शुक्र 2 पर है। शनि लेते हैं तो शनि हमारा चल रहा है मकर पर और राहु मिथुन और केतु धनु पर। अब आप देखेंगे कि ये एक विवाह कुंडली बन चुकी है। वैशाख शुक्ल पक्ष 11 सोमवार दिनांक 4 मई 20 को हस्त नक्षत्र में विवाह होगा और रेखा 7 का लग्न है। ये अवग्र पहला बताता है कि लता दोष, ये पात, ये युति, वेद, जामित्र, बुध पंचक, एकार्गल, उपग्रह, क्रांति साम्य और दग्धा तिथि, ये विभिन्न दोष अलग अलग स्थानों पर वर्जित हैं। लता दोष मालव में वर्जित है, परंतु यहाँ पाप ग्रह की लता हो तो वो ज़्यादा हानिकारक होती हैं। पात दोष में भुजंग पात वर्जित हैं। इसमें भुजंग पात यदि हो तो उसमें विवाह नहीं किया जाता है। यहाँ चूंकि भुजंगपात नहीं है इसलिए विवाह मुहूर्त दिया है। यदि भुजंगपात होता तो विवाह मुहूर्त ही नहीं देते। इसलिए आपको यहाँ भुजंगपात है कौन सा पात है उस पर विचार करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भुजंगपात कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, तो उसके लिए श्री भादौ माता पंचांग देख सकते हैं, इसमें विस्तार से दिया गया है। युति, जिस नक्षत्र पर विवाह हो उसी नक्षत्र पर अगर कोई ग्रह है तो वो युति दोष होता है, और पाप ग्रह यदि उस नक्षत्र पर हो तो उसमें विवाह नहीं किया जाता है, वो भी हम टाल के ही यहाँ देते हैं। वेद, पाप ग्रह का वेद हो तो विवाह नहीं होता है, शुभ ग्रह का वेद हो तो उसका चरण छोड़ दिया जाता है, पाद वेद छोड़ दिया जाता है, पाद वेद छोड़कर करते हैं। जामित्र दोष सामान्यतया कोई दिक्कत नहीं है। बुध पंचक में मृत्यु पंचक अगर हो तो वो विवाह में वर्जित हैं। ये मृत्यु पंचक आदि सूर्य के गतांश के आधार पर निकलते हैं कि उस संक्रांति के कितने अंश बीत चुके हैं। वो ऐसे 1, 10, 19, 28 अंशों पर, गतांशों पर मृत्यु पंचक होता है। अब देखते हैं, एकार्गल को सामान्य दोष हैं, उपग्रह सामान्य दोष हैं। क्रांति साम्य का अर्थ है कि सूर्य और चंद्र की क्रांतियाँ समान हो जाती हैं तो वहाँ क्रांति साम्य होता है, और क्रांति साम्य सभी शुभ कार्यों में वर्जित हैं और इसे महापात दोष नाम से भी जाना जाता है। क्रांति साम्य के बाद दग्धा तिथि दोष, ये सामान्य दोष होता है, अर्थात प्रत्येक संक्रांति में एक तिथि दग्ध होती है। दग्ध का अर्थ है जली हुई, तो उसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता है। परंतु यदि विवाह लग्न में शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो ये दग्धा दोष का परिहार हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा केंद्र में है इसलिए दग्धा का परिहार करता है, परंतु यहाँ दग्धा दोष आ नहीं रहा है। जो दोष आता है वहाँ पर अवग्रह है और जो दोष नहीं है वहाँ रेखाएं लगा दी गई हैं। इसके बाद चंद्रमा कन्या का है तो वर और वधू दोनों को चंद्र का बल देखना चाहिए, और चंद्रमा चौथा, 8वां
12वां न हो। लड़के को 12वां चंद्रमा ले सकते हैं विवाह में। और सूर्य 3, 6, 10, 11वां श्रेष्ठ हैं। 4, 8, 12वां नहीं लेना चाहिए और बाकी पूजा करके ले सकते हैं। गुरु 2, 5, 7, 9, 11 ये गुरु शुभ हैं। बाकी गुरु 4, 8, 12वां नेष्ट हैं और बाकी जो बचा इनको छोड़ के वो पूजा करके विवाह कर सकते हैं। परंतु कुछ सूर्य, गुरु या चंद्र विशेष स्थितियों में 4, 8, 12वें हों तो भी विवाह में कोई दोष नहीं होता है। इसके लिए विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि विवाह लग्न 12 मीन रात्रि 3:19 से 4:48 अर्थात इस समय विवाह होगा। और चंद्रमा 7वां, शुक्र 3रा, राहु 4था ये पूज्य हैं। अर्थात इस लग्न में विवाह कर रहे हैं तो इनकी पूजा करना चाहिए। पूजा का अर्थ है यहाँ दान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। कोई दा लिखता है, दा का अर्थ है दान, पू का अर्थ है पूजा। तो चंद्र की पूजा, चंद्रमा का चावल दान कर दो, शुक्र के लिए भी चावल दान कर दो, श्वेत वस्तु दान कर दो, इन दोनों के लिए लिक्विड वस्तु दान कर दो अर्थात जली वस्तु जो द्रव पदार्थ हैं उनका दान कर दो, राहु के लिए काली वस्तु का दान कर दो। तो ये इसके बाद ये दोष कारक नहीं होते हैं। अगर शुक्र 3रे हो, राहु 4थे हो, चंद्र गुरु 10वें हो, चंद्र गुरु 7वें हो और 10वें स्थान पर मंगल हो, 12वें स्थान पर शनि हो तो इनका दान पूजा आदि करके विवाह कर सकते हैं। परंतु लग्न सप्तम में पाप ग्रह विद्यमान हो तो विवाह नहीं होता है। लग्नेश 6ठे हों, 8वें हों तो विवाह नहीं होता है। ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें विवाह नहीं होता है। तो आपको उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको तो सीधा निकलाया लग्न दे रखा है। फिर देखो आगे लिखा है तिथि क्षय चावल अनुदान से परिहार, अर्थात उस दिन द्वादशी तिथि का क्षय है और क्षय तिथि भी शुभ कार्य में वर्जित है। तो तिथि का दोष यदि कहीं पड़ता हो तो चावल दान करने से उसका परिहार हो जाता है। इसलिए तिथि क्षय के लिए किलो, 1.25 किलो चावल दान कर दो तो उसका दोष का परिहार हो जाएगा। इस प्रकार आपके ये विवाह मुहूर्त निकालने की बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए ये जो कुंडली है, यदि हम इससे पहले वाला लग्न लेते हैं कुंभ तो मंगल लग्न में पड़ता है, अगला लेते हैं तो सूर्य पाप ग्रह लग्न में पड़ता है, इसलिए विवाह नहीं कर सकते हैं। और इधर मकर लग्न लेते हैं तो शनि पाप ग्रह लग्न में पड़ता है, धनु में केतु पाप ग्रह लग्न में पड़ता है, वृश्चिक लेते हैं तो 7वें भाव में शुक्र होता है, 7वें भाव में चंद्र गुरु के अलावा कोई भी ग्रह हो तो विवाह नहीं होता है। तुला लग्न लें तो 7वें में सूर्य पड़ता है। ये कन्या लग्न लें तो चंद्रमा जो है लग्न में पड़ता है। इसलिए इन लग्नों का चुनाव इस प्रकार से करना चाहिए कि किस प्रकार कौन से लग्न में हम विवाह करें। तो शायद विवाह मुहूर्त निकालने की विधि आपके समझ में आ चुकी होगी कि वर कन्या को चंद्रमा 4था, 8वां, 12वां न हो, वर को 12वां चंद्र ले सकते हैं आवश्यकता में, सूर्य 3, 6, 10, 11वां हो, 4, 8, 12वां हो तो विवाह न करें और बाकी का हो तो पूजा से विवाह करें। गुरु 2, 5, 7, 9, 11वां श्रेष्ठ हैं, 4थे, 8वें, 12वें में विवाह नहीं होता है और बाकी जो बचे हैं उनमें पूजा करके, जप करके और दान करके विवाह कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। और फिर भी यदि कोई शंका आ जाए तो श्री भादव माता पंचांग आप देख सकते हैं, उसमें 10 दोष की 10 सारणियाँ अलग अलग बना के दी गई हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि हाँ लता दोष कैसे देखेंगे, पाद दोष कैसे देखेंगे, भुजंग पाद कैसे देखेंगे, मृत्यु पंचक कैसे देखेंगे, वो सब आपको, और दग्धा तिथि दोष का भी चक्र दे दिया गया है, दग्धा तिथि कैसे देखेंगे। ये सारे
10 दोष देखने के लिए 10 टेबलें बनाकर रेडी दे रखी हैं, तो आप उनको देखकर भी इन विवाह मुहूर्तों का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। कुछ पंचांगों में गलत विवाह मुहूर्त भी देते हैं, तो आप भी इस प्रकार से उस विवाह मुहूर्त को देख सकते हैं। एक मैंने ये रेखाएं कैसे निकाली हैं, उसको निकालने की विधि मैं पहले एक वीडियो बनाकर दे चुका हूं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखकर उस विवाह मुहूर्त को निकालने की विधि, ये जो यहाँ अवग्र आया तो कैसे आया, यहाँ अवग्र कैसे आया, यहाँ रेखा कैसे आई, फिर ये लग्न का निर्माण कैसे हुआ, मीन लग्न आपने कैसे लिया, ये सारी विधि जो है मैंने निकाल कर वहाँ डाल दी है। तो आप भी उस डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देखकर ये रेखाओं का निर्धारण कर सकते हैं, लग्न का निर्धारण कर सकते हैं। आज तो मैंने विवाह मुहूर्त निकालने का मात्र प्रकरण आपको समझाया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है, परंतु एक बात ध्यान रखें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, उसको पसंद करना तो बनता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे खुशी होगी कि मुझे 100 लाइक मिले। फिर भी यदि आपको लगे कि गलत कर रहा हूँ तो ये अंगूठा भी दबा सकते हैं। और आप मेरे से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, वीडियो चलता रहता है और यहाँ लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा आता है, यहाँ इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उस घंटी को दबाएंगे तो ऊपर ही ऊपर फिर एक घंटी खुलेगी, उस ऊपर वाली घंटी को दबा देंगे, तो निरंतर जैसे जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो की सूचना अग्रिम में प्राप्त होती रहेगी। यदि कोई शंका उत्पन्न होती है तो नापसंद करने की बजाय आप कमेंट में लिखेंगे कि इस प्रकार से ये गलत हैं, तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।